नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग आने वाले यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। उस क्रैश कोर्स में अब हम इकोनॉमी के सेट 2 को कवर करने वाले हैं। सेट 1 में हमने इकोनॉमी के ही बारे में कुछ ब्रीफ सी बातें की थी रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के ही टॉपिक में से जुड़े हुए कुछ और जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इस ईयर के लिए, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑल राइट, यहाँ पे जिन लोगों का 2020 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है और वो मेंस के एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए ये वाला क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आपको बता दूं कि हम ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं ऑन यूट्यूब पे। ये कम्प्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। ऑल्सो नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ पे इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। राइट, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। एंड्रॉयड का जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आने वाले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी की बात कर रहा हूँ 2021 की, तो ये वाले कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा, जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है। इसमें हमने 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। ऑल राइट, लेट अस बिगिन फॉर्मली। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं 3 टॉपिक्स, और तीनों ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक नंबर 1 टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, टॉपिक नंबर 2 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, एंड टॉपिक नंबर 3 जिसमें कि हम बात करेंगे एक नया चेंज लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बीओटी मॉडल में। बीओटी जो कि अभी तक जो हम मॉडल फॉलो करते आए हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका एक मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट होता है। उसमें कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीओटी का जो मॉडल है वो एक बार फिर से पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि जितना पॉपुलर ये पहले था अब उतना ये नहीं रहा था। खैर, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का टॉपिक मैं समझता हूं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको डालना चाहूँगा। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर कुछ ना कुछ सवाल आ सकता है। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूं कि इसका जो क्वेश्चन है वो असल में GS1 में आ सकता है, आपको ज्योग्राफी का पार्ट बन के। हो सकता है एग्जामिनर आपसे GS3 में इसको ना पूछे, बल्कि GS1 में पूछ ले, क्योंकि ये ज्योग्राफी के साथ भी डायरेक्टली इसका लेना देना है। आपकी जो टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है उसको लेके सवाल पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी आपको ये वाली जानकारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, जो GS1 में ज्योग्राफी का वेटेज रहा है उसमें एग्जामिनर ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ काफ़ी ज़्यादा उसका झुकाव हो चुका है। राइट, इस टॉपिक को मैं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूँगा। कमिंग टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने सबसे पहले अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को पेश किया था, उसके बाद इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट को पेश किया था। ये NIP को लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, और इसमें आपको हम ब्रॉडली बताएंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द इश्यूज जो कि आज की डेट में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिनसे जूझ रहा है। राइट, एंड देन इसी के बेसिस पे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का टॉपिक है। BOT, EPC और HAM, यानी कि जो 3 मॉडल्स आज की डेट में चल रहे हैं हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है, बट इसको लेके मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि शायद सवाल आने के चांसेस कम हैं। जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज जस्ट कुछ ही साल पहले की बात है, यूपीएससी इसको लेके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है शायद दोबारा से क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। बट नेवरदलेस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका भी आप ख्याल रखिएगा। ऑल राइट, बिगनिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, फरवरी 26 2020 की द हिंदू की ये न्यूज़ है, कैबिनेट गिव्स क्लियरेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो बिफोर वी बिगिन, हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि असल में टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसका टोटल आउटले 1480 करोड़ का है। आपको ये भी मालूम होगा कि 2020 का जो बजट था
उसमें भी टेक्सटाइल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देने की बात की गई थी। और केवल यही नहीं, टेक्सटाइल्स को लेके जो हमारा अमेंडेड A2ATUFS जो टेक्सटाइल्स का हमारा फंडिंग स्कीम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा उसको फोकस दे रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा पंप इन कर रही है। सो टेक्सटाइल्स को लेके तो सीरियसनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रही है, राइट। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। मैं आपको ये पूरा पढ़ के समझा दूंगा, लेकिन आपको बेसिकली इस तरीके से समझना है, और इसको अब समझना काफ़ी आसान हो चुका है थैंक्स टू कोविड-19। कैसे? कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा सर्जिकल मास्क, आपने देखे होंगे पीपीई किट्स, ठीक है, और आपने पिक्चरों में देखे होंगे बॉम्ब स्क्वाड जो कुछ कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आपने देखी होंगी। अच्छा, आपने देखा होगा जो नेवी में जो लोग सबमरीन में काम करते हैं वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, राइट। फिर आपने ये भी देखा होगा जो सी डाइविंग करते हैं वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। अच्छा, फिर आपने कभी कभार कुछ ऐसे कपड़े देखे होंगे जैसे कि कुछ स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन पहनते हैं, जो कि बिल्कुल बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, राइट। तो इन सभी तरह के कपड़ों में क्या खासियत है, ये बेसिकली ये एक उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाए हुए कपड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका पैक टेक कहने का मतलब कि जो आपका जो कपड़ा आप पैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, होम टेक, क्लोथ टेक, ओक टेक, मोबिल टेक, बिल्ड टेक, एग्रो टेक, प्रो टेक, स्पोर्ट टेक, जियो टेक, इंडस्ट्री टेक, मेड टेक। मेडिसिन यानी कि आपका मेडिसिन वाले क्षेत्र में, इंडस्ट्री यानी कि इंडू टेक यानी कि आपकी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बिल्ड टेक आपने देखा होगा जो लोग हेलमेट्स पहनते हैं, जो लोग ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं कभी कभार बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोबिल टेक जो कि सेमीकंडक्टर कंपनीज में काम करने वाले लोग पहनते हैं, एग्रोटेक जो कि अगेन इसके भी कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग में काम करने वाले लोग पहनते हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जियो टेक में आपने देखा होगा जो लोग जियो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मान लीजिए आप कोयले की खदान में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से है तो ये कपड़े ही, लेकिन ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए कपड़े हैं, यानी कि इसको आप जैसे और मुझ जैसे लोग घर बैठे नहीं पहनते, मतलब इसको कोई शौकिया नहीं पहनता, ये बेसिकली एक पर्पस के लिए होता है जिसके लिए इस चीज़ को बनाया जाता है। और यही बेसिक मतलब है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। अगर आपको इसकी एक फील आ जाती है तो इसको समझना काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरीके से उदाहरण दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे ये वाला इंसान देखिए दिखा रहा है कि शायद किसी ऐसी जगह पे जाने वाला है जहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस फैल चुकी है। ये वाला इंसान है जहाँ पे जो शायद कोई कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने जा रहा है। ये वाला इंसान लग रहा है कोई आर्मी का इंसान होगा शायद। उसके बाद ये वाला इंसान कंस्ट्रक्शन वाला, ये वाला इंसान अगेन लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट वर्क के लिए कुछ ऐसा इंडस्ट्री का काम करने जा रहा है। सो ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि किस किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं किस किस तरह के काम के लिए। इसमें आप देख सकते हैं मेडिटेक के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। ये वाली जो इमेज है ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्जिकल मास्क, उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स, ये शावर कैप हो गया, उसके बाद आपका ये वाला टॉयलेट पेपर हो गया जो कि अलग तरीके से यूज़ होता है, देन पीपीई किट्स ये दिखाया गया है। सो एवरीथिंग, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की उसमें फॉल करती हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो होता तो कपड़ा ही है, दे आर टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स बट मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कुछ ऐसा काम करवाना है आपको जहां पे आपको परफॉर्मेंस टेक्निकल चाहिए और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ रादर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसमें यह नहीं सोचा जाता कि पहन के इंसान कैसा लगेगा। नॉर्मली आप इंसान कपड़े लेता है तो ये सोचता है कि मैं इसको पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। आप जीन्स लेते हैं, टी शर्ट्स लेते हैं, सूट्स लेते हैं, तो यू थिंक अबाउट कि हाउ विल आई लुक व्हेन आई वेयर दिस। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में आप वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि कोई इंसान की लुक्स मैटर नहीं करती, उसकी सेफ्टी मैटर करती है और काम होना ज़रूरी है, यहाँ पे ये मैटर करता है, राइट। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की परिभाषा, ये बेसिकली वो वाले कपड़े होते हैं जो कि टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मायने नहीं रखती हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स को कहने के लिए और कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स कह सकते हैं, फंक्शनल टेक्सटाइल्स, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स, इनविजिबल टेक्सटाइल्स, हाईटेक टेक्सटाइल्स। अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग नाम से यूज़ करती हैं। दे आर यूज इंडिविजुअली ऑल्सो और एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट टू एनहांस इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टीज। इट्स यूजेज इज इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज फ्रॉम एरोस्पेस टू रेलवेज टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेट्रा। इसमें यह भी बात है
कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंसान कंप्लीटली जब भी वो पहनेगा तो टेक्निकल टेक्सटाइल ही पहनेगा। हो सकता है कि उसने बाकी सब चीज़ें नॉर्मल पहनी हो, लेकिन केवल उसका जो एक कंपोनेंट है उसके कपड़ों का, वो टेक्निकल टेक्सटाइल का से बना हुआ हो। सो इट कैन वेरी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इंसान टेक्निकल टेक्सटाइल्स को ही पहनना ज़रूरी है। इंडियन सिनारियो की बात करें, देखिए द रीज़न इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको मालूम होगा भारत में टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, और इनफैक्ट इतनी बड़ी है कि हम इसको भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। आज से ही नहीं, लगभग 200 सालों से 250 सालों से भारत इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता आया है। और अब इसमें गवर्नमेंट ने सोचा कि बिल्कुल सही टाइम आ चुका है कि हम अब इस इंडस्ट्री में भी एंट्री ले लें। सो व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक नॉलेज बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ठीक है। इट हैज़ बीन स्लोली बट स्टेडीली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू रीजंस, कई सारे कारण हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। जितनी तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी से ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए बीमारियां आ रही हैं, तो उसके चलते भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है कितनी बढ़ चुकी है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट, वर्सेटिलिटी, कस्टमाइजेशन, यूज़र फ्रेंडलीनेस, इको फ्रेंडलीनेस, लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस वगैरह वगैरह, कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की डिमांड है ये बढ़ रही है। लेकिन हो क्या रहा था, भारत बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर और प्लेयर कहूँगा इन द टेक्सटाइल मार्केट, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भारत काफ़ी पीछे था। अगर आप देखें, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 6% ऑफ द 250 बिलियन ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट। तो अगर हम वैश्विक मार्केट की बात करें तो उसमें हमारा जो योगदान है वो मात्र 6% का है, जबकि अगर आप देखें टीटी कॉन्स्टिट्यूट्स 12 to 15% ऑफ टोटल टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया। यूरोपियन कंट्रीज़ में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%। तो इंडिया में भी इसकी यूजेज काफ़ी कम है, और बाहर भी हमारे इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल का जो योगदान है वो काफ़ी कम है। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल है, स्कोप है, इसीलिए भारत इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू कर रही है। द एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ द सेगमेंट इन इंडिया इज 12% एज कम्पेयर्ड विद द वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ ऑफ 4%। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि बता रहा है कि भारत में इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, राइट। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि येस वी आर इंटरेस्टेड, येस देर इज़ पोटेंशियल, एंड येस देर इज़ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। प्रॉस्पेक्ट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इन दोनों को फ़ायदा होगा अगर टेक्निकल टेक्सटाइल्स को आज सरकार बढ़ावा देती है। ऑब्वियसली अगर इसको बढ़ावा देती है तो कई सारी स्मॉल स्केल और जो लघु उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा। एंड अगर आप देखें, डिस्पोजेबल इनकम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या है कि ये मैं आपको क्या बता रहा था, पहले दो वाली जो चीज़ें हैं कि ये बताती हैं कि सप्लाई क्या है, ठीक है। ये आपको बताता है प्रॉस्पेक्ट्स में सप्लाई क्या है। जब भी आपको प्रॉस्पेक्ट्स देखने हैं ना, जीएस पेपर 3 में दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक सप्लाई और एक डिमांड। ये है सप्लाई, कि सप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। भारत में कितने सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, जो कि इसको बना सकती हैं। अगर इसको बनाएंगे तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल अनलॉक होगा। एंड अगर आप देखें, अगर डिमांड साइड से देखें तो डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। भारत में डिस्पोजेबल इनकम कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के चलते आज की डेट में आप सैनिटरी वाइप्स का इस्तेमाल देखें, सैनिटरी नैपकिन्स का, बेबी डाइपर्स का, एडल्ट डाइपर्स का, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जब से पीपीई किट्स चलन में आई हैं तब से आपने सुना होगा डॉक्टर्स को डाइपर्स पहनने पड़ते हैं, बिकॉज वो बार बार पीपीई किट को नहीं उतार सकते हैं। तो अडल्ट डाइपर्स भी चलन में आ चुके हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें जो वाइप्स है, तो पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने की बात अगर आपको बताऊं तो जब जो मदर्स होती थी वो अपने बच्चे को जब उसको नहलाती थी तो बस वही था एक बार में कि दिन में इसको नहला दिया। लेकिन आज के टाइम पे जो मॉडर्न डे मदर्स हैं वो सैनिटरी वाइप्स इस्तेमाल करती हैं कि बच्चे को साफ़ कर देते हैं, बच्चा गंदा हो रहा है तो सैनिटरी वाइप्स इस्तेमाल करती हैं। तो वो वाइप्स काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज़ कि इन वाइप्स का चलन काफ़ी बढ़ चुका है। सो ये कैसे बढ़ा? ऑब्वियसली जब पैसा होगा तभी तो लोग खरीद पाएंगे। सो ये दिखाता है कि डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास। अगर आप देखिए, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विद न्यू डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन फाइबर एंड यार्न टेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो अगेन ये भी आपको बताता है कि किस तरीके से डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आप देखें प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाला जो सेगमेंट है, अगर इंडिया वाकई में इसको सीरियसली लेता है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे पोटेंशियल्स को अनलॉक करने की क्षमता रखता है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी रिगार्डिंग द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले हमारे टॉपिक के बारे में, विच इज़ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको थोड़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ब्रॉड बेस्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके आप इसमें बेहतर आंसर दे पाएंगे। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रेजेंट्स द फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, 29 अप्रैल 2020 की खबर है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो इन्होंने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट या फिर इंटरिम रिपोर्ट कह सकते हैं, वो आई थिंक दिसंबर 2019 में पेश की थी, और उसके बाद उसमें कुछ कुछ कमियां थी, कुछ कमी पेशियां थी, इसीलिए उनको कहा गया था कि आप इस रिपोर्ट को दोबारा से एक बार देखिए और फाइनल रिपोर्ट अपनी कुछ समय के बाद पेश कीजिए, जो कि ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन पेश की गई थी। सो आप देख सकते हैं ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें सबसे पहली बात तो बहुत बच्चे गलती इसको ये करते हैं कि ये किसी पाइपलाइन को बनाने वाली कोई पॉलिसी है। ऐसा नहीं है। वी आर नॉट मेकिंग अ पाइपलाइन और एनीथिंग, वी आर बेसिकली मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हमें बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए हम किस तरीके से फंड्स को लाने वाले हैं, किस किस क्षेत्र में कितना पैसा निवेश करने वाले हैं, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, और ये जो टास्क फोर्स है, इन्होंने बेसिकली आने वाले 5 साल के लिए एक रोड मैप निकाल के दिया है कि आप आने वाले 2019 से लेकर 2025 तक क्या करने वाले हैं, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और ये वाली टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में पेश कर दिया है, सो दैट अगर इसमें थिंक टैंक्स हैं, अगर इसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय देना चाहें तो दे सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो रिपोर्ट में कुछ की हाइलाइट्स क्या सामने आई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि अगर भारत को अपना ग्रोथ रेट सस्टेन करना है तो उस केस में हमें $4.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड करना होगा 2030 तक। आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हमें 4.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड करना होगा 2030 तक, तभी जाके हम अपने ग्रोथ रेट को सस्टेन कर पाएंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है, जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, रिपोर्ट ये बोलती है कि उन प्रोजेक्ट्स को जो अनाउंस किया है उनको पूरा करने के लिए 102 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे बाय 2025। ठीक है, एनआईपी बेसिकली ये कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से हो और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो सके। इसके चलते टू ड्रॉ दी एनआईपी ऑल दी इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज पर दी हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टेकन अप एंड द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे एनआईपी का। इन्होंने क्या किया, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जब तैयारी करते हैं तो आपको मालूम होता है कि एक मेरे पास GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि मेरा सबसे प्रायोरिटी क्या है, या फिर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे मार्क्स कहाँ लाने होंगे ताकि मेरी सिलेक्शन हो सके। आपने क्या किया कि एक बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर दिया, आपने अपनी पढ़ाई को एक तरीके से प्रायोरिटाइज कर दिया कि जी फर्स्ट मैं ये करूँगा, सेकंड मैं ये करूँगा, थर्ड ये, फोर्थ है, अगर मैं इस तरीके से प्रोसीड करूँगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। इन्होंने यही किया है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो रहा था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे कि जो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट बनी हुई है ना, हम उसमें से प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जो मास्टर लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है भारत ने कि ये सड़क यहाँ बनानी है, ये ब्रिज यहाँ बनाना है, ये वाला पोर्ट तैयार करना है, ये वाला बिल्डिंग तैयार करनी है, तो ये सब बना तो हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। और ये वाले चित्र से आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज से कि वो बता रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको चाहिए 25 लाख करोड़, रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए 20 लाख करोड़ चाहिए, कृषि के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको 16 लाख करोड़ चाहिए, मोबिलिटी यानी कि आपका जो व्हीकल्स वगैरह हैं उसके लिए 16 लाख करोड़ चाहिए, रेलवेज के लिए आपको 14 लाख करोड़ चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.25 लाख करोड़, और पोर्ट और एयरपोर्ट के लिए 2.5 लाख करोड़ चाहिए। इस तरीके से इन्होंने बताया है। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया है, क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में ये काफ़ी क्लियरली फ्रॉम डे 1 एस्टैब्लिश्ड था कि पीपीपी मॉडल ही यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि सेंटर का योगदान 39% होगा, स्टेट का 39% होगा, बचा हुआ 22% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। इसको और सिंपली याद करना है, इसको क्लब कर सकते हैं ये बोलकर कि सेंटर का जो योगदान है, जो गवर्नमेंट का योगदान है वो 78% होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है वो 22% होगा। ठीक है, तो ये इनका मेन वो है आइडिया कि इस हिसाब से हम चीज़ों में पैसा लगाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नाउ रिपोर्ट ने कुछ और चीज़ें भी बोली हैं। रिपोर्ट ने ये बोला है कि क्यों इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इतनी आवश्यकता है। इसको लेके इन्होंने बहुत सारे चीज़ों की चर्चा की है। आप यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, व्हाई डज इंडिया नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स आपके केवल GS3 के लिए नहीं बल्कि एसए की तैयारी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जितनी तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, सिर्फ शहरीकरण नहीं, शहरों में रहने वाली आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप देखें 2030 तक अनुमानित है कि जो शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन होगी भारत की, वो लगभग 42% के आसपास होगी। क्योंकि 42% लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, तो शहरों में जो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, उसकी कमी पूरी करनी होगी। साथ ही में जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हम इसको कहें डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी भी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ 1.03 बिलियन बाय 2030। हमारा 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज होगा। और जब वर्किंग एज लोग होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो घरों से बाहर निकलते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो इसीलिए हमारी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एरियाज इन एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज एट अ हाइयर रेट दैन द कॉन्ट्रीब्यूशन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ना हो तब भी काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इट विल क्रिएट केओस, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो क्योंकि इसका योगदान बढ़ रहा है रोज़गार में शहरी इलाकों का, सो इसीलिए आपको शहरी इलाकों को और बेहतर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी आर वेरी स्विफ्टली शिफ्टिंग टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। इंडिया में ऑल्दो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंडिया की कि हमने एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन हम डायरेक्टली जंप मार के आ रहे हैं एग्रीकल्चर से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में, जिसके चलते अगेन सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम रिलेटेड है। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होगी तो एस्टैब्लिश कहाँ पे होगी? शहरी इलाकों में ही तो होगी। आप गांव में जाके आईटी कंपनी नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद बात करें क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रेजिलियंस। देखिए जितनी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आपदाओं के आने की संभावना भी बढ़ती जा रही है, इसी के चलते यहाँ पे फिर से आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी अगर हमें इंडिया को इम्प्रूव करना है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया का रैंक काफ़ी कम है। इस इनफैक्ट जो लास्ट इंडेक्स रिलीज़ किया था उसमें इंडिया ने 10 प्लेसेस लूज़ की थी ऑन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सिंगापुर अभी भी टॉप पर ही है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अगर आप बेसिकली अपने आप को लूज आउट कर रहे हैं, सो बाहर से निवेश होना कम हो जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, FDI कम हो जाएगी। धीरे धीरे भारत में अगर लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर भारत एक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। ये आगे की मतलब कहानी है जो आप आगे बिल्डअप कर सकते हैं। बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली ये चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं EODB के साथ, कि अगर आपका बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो जाता है, राइट। सो ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। आई एम श्योर आप आइडिया लगा पाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है। देखिए पॉइंट्स तो बहुत हैं और आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सोचने बैठेंगे तो शायद 3-4 पॉइंट्स और निकाल देंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि सोचने का तरीका होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए सोसाइटी, इकॉनमी के लिए, ठीक है। इकॉनमी में जब भी आप सोचते हैं तो इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ मैं इकॉनमी को ब्रेक डाउन करने का। इकॉनमी को ब्रेक डाउन करने का एक तो हो गया आपका रूरल और अर्बन, ठीक है। उसके बाद एक हो गया आपका इंटरनल इकॉनमी, एक हो गया एक्सटर्नल इकॉनमी। उसके बाद इकॉनमी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, देन पब्लिक सेक्टर, PSUs लिख देता हूँ इसको। एक और तरीका है इकॉनमी को ब्रेक डाउन करने का, दैट इज़ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल्स और कलेक्टिवली, यानी कि कंपनीज, या फिर सोच सकते हैं कि लोग एक साथ, सोसाइटी बोल सकते हैं कि एक तो लोग अकेले हैं और एक साथ में हैं, तो किस किस तरह पे, किस किस स्तर पे हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से अपने पॉइंट्स को आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी। फाइनली बात करते हैं कि इवन दो हमें मालूम है ज़रूरत है और NIP ने बोला है कि इतना पैसा चाहिए होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली फंड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की डेट में इतना पैसा इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है जितना कि पहले अवेलेबल था। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए बाहर से लोग आके कभी भी बाहर, आपने देखा होगा बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके भारत में निवेश तो करती हैं, लेकिन खुद से
काम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सरकारी महकमों में तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो लैंड, लेबर और कैपिटल, होता क्या है कि उनके पास कैपिटल तो होता है लेकिन लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आती है, और लेबर लॉज इतने ख़राब हैं कि उनको लगता है कि हम लेबर को अगर हायर करने बैठेंगे तो भारत में काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये रियलिटी है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि लैंड, लेबर और कैपिटल जो 3 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। लेंदी प्रोसेसेस इन द लैंड एक्विजिशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न आने लग गए हैं, ठीक है। प्रोसीजरल डिलेज हैं, बेसिकली अगर आप इसको सम अप करना चाहें तो प्रोसीजरल डिलेज हैं, और यही चीज़ की वजह से लोग बाहर से आके भारत में निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क काफ़ी वीक है। सो इसमें क्या होता है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में मान लीजिए कोई छोटी मोटी चीज़ भी आ गई तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो चली जाती है कोर्ट, वहाँ से वो चली जाती है ट्राइब्यूनल, वहाँ से वो चली जाती है अपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर आर्बिट्रेशन होती है, ये सब चलता रहता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें जो ईओडीबी में 10 पैरामीटर्स हैं उसमें एक पैरामीटर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 163 पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देन डिलेज इन द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली लीडिंग टू टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो ये क्या है कि ये आप ऐसा मान लीजिए कि काम शुरू होने से पहले ही बहुत सारे पॉजेज लग जाते हैं, कई बार पॉलिटिकल कॉजेज, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, राइट। सो इसी तरीके से आपको सोचना है, जो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लगाई कि नीड क्यों है, उसी तरीके से कंस्ट्रेंट्स क्या है सोच सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स सोचने बड़े आसान होते हैं, इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, सोशल कंस्ट्रेंट्स। पॉलिटिकल में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, पेपर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स में इकोनॉमिक में पैसा नहीं है, सोसाइटी में लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रही है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स कि यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है या फिर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स कि यहाँ पर भारत में कॉन्ट्रैक्ट्स की एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है। लीगल कंसर्न्स की चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा सोच सकते हैं। ये 5-6 एवेन्यूज़ अगर आपको मालूम है, आप अपने आंसर को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, और ये काफ़ी ब्रीफ रखने वाला हूँ मैं, दैट इज़ द बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का टोल मॉडल। तो इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया था, बेसिकली सितंबर 2, 2020 की खबर है ये। गवर्नमेंट रिवाइजेस बीओटी मॉडल फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स टू ल्योर द इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे बीओटी और एचएएम और ये सब क्या होता है, ईपीसी वगैरह। सबसे पहले समझिए कि क्या था ना, सन 2011, 12, 13 तक भी समझ लीजिए कि भारत में जो अधिकतर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, जो सड़कों को लेके, स्पेशली नेशनल हाईवेज़ को लेके जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, उसमें से 96% ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर अवॉर्डेड ऑन द बेस्ड ऑफ बीओटी टोल मॉडल। लेकिन अगर आप 2020 की स्थिति को देखें तो अब ये 0 के बराबर है। तो जहाँ पे बीओटी टोल मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी भारत में 96% की थी, वो आज की डेट में 0 है, ठीक है। और ये बेसिकली पिछले लास्ट 2 फिस्कल्स में सबसे ज़्यादा गिरी है ड्यू टू वेरियस इश्यूज इन द एग्जिस्टिंग एमसीए फॉर द बीओटी प्रोजेक्ट्स। अभी तक आप सब भूल जाइए कि आपको बीओटी मालूम है, ईपीसी या फिर एचएएम, आपको ऐसा कुछ नहीं मालूम। आपको क्या मालूम था, जब आप सड़क पे जाते थे, जब रास्ते में टोल प्लाज़ा आता है तो आप यही सोचते हैं कि टोल प्लाज़ा यहाँ पर क्यों आया है। और जब भी आप ऐसा सवाल अपने किसी मतलब बड़े से पूछते हैं, अपने फादर से पूछते हैं, तो वो आपको यही बोलते हैं कि सरकार ने बेसिकली इनको ये पावर दी हुई है कि आप जब तक आपका जो सड़क बनाने का खर्चा है वो नहीं निकल जाता, तब तक आप यहाँ पे टोल इकट्ठा कर सकते हैं। जब उनका खर्चा निकल जाएगा उसके बाद वो टोल इकट्ठा करना बंद कर देंगे। ये सिंपल मॉडल था। और ये वाला जो मॉडल था, इसको बेसिकली आप कह सकते हैं ये वाला था आपका बीओटी मॉडल। लेकिन अब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, बिकॉज बीओटी मॉडल की जो शर्तें थी वो अब जो निर्माण करता है उनको मंजूर नहीं है। इसी के चलते अब बीओटी मॉडल के विकल्प आने लग चुके थे मार्केट में, जिसका नाम है ईपीसी और एचएएम, ठीक है। और इसी के चलते अगर आप देखें, एनएचएआई हैड शिफ्टेड टू ईपीसी एंड द एचएएम मॉडल आपके सामने है। तो बीओटी टोल मॉडल, अंडर दिस मॉडल अ रोड डेवलपर कंस्ट्रक्ट्स द रोड and he is allowed to recover his investment through toll collection. Simple. There is no government payment to the developer as he earns his money invested from the tolls. Government तो केवल यहाँ पे एक तरीके से ऑक्शन करती थी, ठीक है, टेंडर फ्लोट करती थी, और जिसका उसको सबसे कम लगा कि भाई ये इंसान सबसे कम में बना के दे देगा, तो उसको हम यहाँ पर ये अवार्ड कर देंगे। उसने ले लिया, उसके बाद वो टोल इकट्ठा कर रहा है। जब उसका टोल खत्म हो जाएगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट जितना उसने किया था उसका बन जाएगा, वो टोल इकट्ठा करना बंद कर देगा। एज सिंपल एज दैट।
लेकिन ये इसमें कुछ कमियां थी। फिर जो कमियां थी उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कमियों की वजह से नया मॉडल गवर्नमेंट लेके आई, ईपीसी मॉडल। बीओटी के केस में क्या था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं जा रहा था, गवर्नमेंट को तो सिर्फ गवर्नमेंट वाज ओनली द फैसिलिटेटर कि आप आइए सड़क बनाए चले जाइए, ठीक है। ईपीसी में क्या है, अंडर दिस मॉडल द कॉस्ट इज कंप्लीटली बोन बाय द गवर्नमेंट, तो पैसा जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट बेयर करेगी। गवर्नमेंट इनवाइट्स द बिड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए वो जो है बिड इनवाइट करेगी, लेकिन पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद पैसा सरकार लगाएगी, और पैसा सरकार किसको देगी, फिर प्राइवेट कंपनी को पैसा दे देगी। उसके बाद जो टोल लगाए जाएंगे वो वाले टोल के ऊपर सरकार ही पैसा इकट्ठा करेगी, जो उस पैसा सरकार ने लगाया था उस पैसे को सरकार ही बाद में इकट्ठा करेगी। फिर क्या हुआ कि इन दोनों मॉडल्स को मिक्स करके एक नया मॉडल लाया गया जिसका नाम रखा गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि सरकार को ईपीसी में ये लगा कि हम एकदम से इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इस केस में क्या था, एक तो ये हाइब्रिड था और एक ये एन्युटी था, ठीक है। HAM इज अ मिक्स ऑफ बीओटी, एन्युटी एंड ईपीसी मॉडल। इसमें क्या था, गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन फर्स्ट 5 years थ्रू एनुअल पेमेंट्स। सो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, ये एक तरीके से पीपीपी मॉडल हो गया, ठीक है। पीपीपी कैसे हुआ, 60% का पैसा तो प्राइवेट प्लेयर दे रहा है और बचा हुआ 40% का पैसा वो आपको गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट आपको ऐसा नहीं कि सब एक साथ दे रही है, वो आपको पहले 5 साल के अंदर अंदर देगी, हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट आपको रिलीज करती रहेगी। रिमेनिंग पेमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स क्रिएटेड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर। सो इस तरीके से ये काम होता था। सो ये एक नया मॉडल आपके सामने आया था HAM के नाम से, लेकिन जो प्राइवेट लोग थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनका ये मानना था कि जनाब हमारे लिए सबसे बेहतरीन मॉडल असल में बीओटी का मॉडल ही है, अगर आप उसको किसी तरीके वापस ला सकते हैं तो वही हमारे लिए बेस्ट मॉडल है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि बीओटी मॉडल की जो पर्टिकुलर्स थे उसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश की, जिसके चलते माना जा रहा है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब बढ़ सकती है। इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो देख सकते हैं, 2 बड़े चेंजेस हैं, एक तो लैंड एक्विजिशन का और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। वापस आएंगे बीओटी मॉडल को थोड़ा सा एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। सो बीओटी के केस में क्या हो रहा था, मैंने कहा था गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट ने रोड डेवलपर को इनवाइट किया, ठीक है, और उसको बोला कि आप सड़क बनानी शुरू कर दो। अब लैंड एक्विजिशन में क्या हुआ, द वर्क ऑर्डर फॉर बिल्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स विल बी इशूड ओनली व्हेन 90% ऑफ द लैंड इज एक्वायर्ड एंड दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट। इसको समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। होता क्या था कि मान लीजिए ये सड़क बनानी है सरकार को, बीओटी मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी सड़क बनाने के लिए पूरी लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, है कि नहीं। सरकार क्या करती थी, इतनी सड़क एक्वायर करी और इतने में प्राइवेट प्लेयर को बुला लिया और बोल दिया कि जी आप आइए सड़क बनानी शुरू कर दीजिए। अब क्या हुआ, सरकार ने ये वाली भी एक्वायर कर ली, सरकार ने ये वाली भी एक्वायर कर ली, लेकिन जो ये वाले 2 बीच के छोटे छोटे एरियाज बच गए, ये वाले जो लोग थे इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। फिर ये कोर्ट कचहरी में केस चला गया, फिर वहाँ पे जब केस चला गया तो टाइम लग गया, तो जो प्राइवेट प्लेयर था उसका काम बीच में ही रुक गया। तो इसके चलते अब ये चीज़ तय कर दी गई है कि जब तक क्योंकि लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट करती है, लैंड एक्विजिशन कभी भी प्राइवेट प्लेयर नहीं करता है, ठीक है। पैसा भले प्राइवेट प्लेयर उसको दे देगा, लेकिन एक्वायर लैंड गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। सो अब ये जो पार्टीज थी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली पार्टीज की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, तो अब नई शर्तें लाई गई हैं कि जब तक 90% ऑफ द लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं सौंपा जाएगा, बिकॉज डिलेज इन लैंड एक्विजिशन एंड अप्रूवल्स हैव लेड टू सिग्निफिकेंट डिलेज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड हैव बीन द प्राइम रीजन फॉर सिग्निफिकेंट कॉस्ट ओवररन्स। तो ये सबसे पहली चीज़। दूसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बोर्ड बनाया गया है डेडिकेटेड, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई विवाद यहाँ पे होता है तो उस केस में 90 दिन के भीतर आपको टाइमली रिड्रेसल दिया जाएगा। ये वाले प्रावधान भी अब दे दिया गया है। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं, और आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव तो ये वाला ही है, लैंड एक्विजिशन का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसको अब कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया गया है, राइट। सो अंडर दीज 2 चेंजेस माना जा रहा है बीओटी मॉडल फिर से एक बार सक्सेसफुल हो सकता है। बट एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, बीओटी को लेकर सवाल आने के चांसेस काफ़ी कम है, पर आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सवाल आ सकता है बीओटी वर्सेस HAM वर्सेस ईपीसी के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।